प्लेट्स हैं, इनिशियली ये न्यूट्रल होते हैं। इनिशियली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब जैसे ही आप जो है, न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ही आप यहाँ पे सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, सोर्स का एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जो पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं उसको नाम देते हैं V का। तो इससे होता ये है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये करता क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सक कर लेता है। क्या कर लेता है? सक कर लेता है। सक का मतलब क्या है कि उनको अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से नेगेटिव यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव पुश हो जाते हैं और इस प्लेट के ऊपर क्रिएट होते जाते हैं। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? ये पॉजिटिव किसी मतलब कोई इधर उधर जगह से नहीं आए हैं, बल्कि ये पॉजिटिव यहाँ पे पहले से मौजूद थे। इनको पुश किया है किसने? इस पॉजिटिव टर्मिनल ने पंप किया है। इसको कहते हैं पंपिंग, इसको पंप किया है। और जो जितने यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, उतने ही यहाँ पर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्या मतलब ये है कि चार्जेस यहाँ से ट्रांसफ़र, मतलब चार्जेस का ट्रांसफ़र उस वक्त तक होता जाएगा। चार्जेस का ट्रांसफ़र उस वक्त तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? जब तक यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, देखो पोटेंशियल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव है। जब तक ये दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाए उस वक्त तक ये चार्जेस ट्रांसफ़र होते जाएंगे। ये पॉइंट समझ आ कि नहीं? इसमें कोई मसला तो नहीं है। सो अनटिल द इक्विलिब्रियम इज़ अचीव्ड, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। अब होगा किस तरह से कि इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस का यहाँ पे स्टोर होना, चार्जेस का यहाँ पर आ जाना प्लेट्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? द पोटेंशियल दैट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। ये उस पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है जो प्लेट्स के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? यानी हम ये कह रहे हैं कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। कौन सा V? द पोटेंशियल दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स। वो पोटेंशियल जो प्लेट्स के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद वही पोटेंशियल प्लेट्स के ऊपर अचीव हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या करता है? चार्जेस को स्टोर कर लेता है कैपेसिटर। इस पॉइंट में कोई मसला तो नहीं है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप ख़त्म करेंगे तो आप दो चीज़ें लगाते हैं, इक्वल होता है और साथ में कांस्टेंट होता है। खैर बार के हम डायरेक्ट लिखते हैं Q इक्वल्स टू CV। क्लियर? यहाँ पे Q इक्वल्स टू CV के फार्मूले से व्हाट इज़ Q? चार्ज ऑन ईच प्लेट। ये पॉइंट याद रखो। देखो इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज हैं दिस इज़ प्लस Q, जो इस प्लेट के ऊपर स्टोर हो जाते हैं, और इस प्लेट के ऊपर जो चार्जेस स्टोर हो जाते हैं दैट इज़ माइनस Q। वो क्या होते हैं? माइनस Q होते हैं। अब ईच प्लेट का मतलब हर एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। Q मैग्नीट्यूड इसका लिखा हुआ है। ये पॉइंट याद रखना चाहिए। Q, अगर आप कैपेसिटर के चार्ज की बात करें तो कैपेसिटर इज़ न्यूट्रल। कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। वाई? देखो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही साथ में क्या है? नेगेटिव है। एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो नेट चार्ज आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसी वजह से ये बात याद रखिए कि नेट चार्ज 0 होता है और ईच प्लेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? Q होता है। अगर पॉजिटिव की बात करो तो प्लस Q, नेगेटिव की बात करो माइनस Q, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो सिंपल Q आपके पास आएगा। एंड व्हाट इज़ V? V इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स। प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको क्या नाम देते हैं? उसको V का नाम देते हैं। इस बात को याद रखा करें कि पोटेंशियल अक्रॉस प्लेट्स, प्लेट्स के अक्रॉस जो आपके पास आपने वोल्टेज कनेक्ट किए हैं दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V। एंड व्हाट इज़ C? C इज़ नोन हैज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर। जो आपने कैपेसिटर को यूज़ किया है, जिस कैपेसिटर को आप ले चुके हैं, उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? C से डिनोट करते हैं। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि C जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस कहते हैं गुंजाइश को, ये नाम से ज़ाहिर है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई कोई तालाब है, उसको
उसकी पानी स्टोर करने की गुंजाइश इतनी है, कैपेसिटेंस इतनी है, या क्लास में स्टूडेंट्स की कैपेसिटी इतनी है। इसी तरह से कैपेसिटर के चार्जेस स्टोर करने की कैपेसिटी को हम क्या चीज़ कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं। समझ आ गई बात की नहीं? यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि अगर आप सी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो सी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू डिवाइडेड बाई वी। इस फार्मूले को आपने याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ज़रा अब हम देखते हैं एक ग्राफ को। सॉरी वी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा बच्चे आपने। तो ये आपके पास क्या है, ये ग्राफ है। क्लियर? वैसे सिफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिफत जब करेंगे फिर किस्सा में से ख़राब हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? चलिए लेट्स कंसिडर हमारे पास क्या है, कोई ग्राफ है क्यू वी। आप इसको खेद इस ग्राफ को समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं अपने लेवल से इसको नाम दे रहा हूँ। तो अगर लेट्स कंसिडर ये ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट हो, तो इसका स्लोप किस चीज़ के बराबर है? इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालोगे बताओ ज़रा लो बच्चों। अच्छा, वही वो चीज़ याद है कि चूज़ एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, फिर वो बच्चे हैं, मतलब वो बचपन वाली चीज़ें तो याद हैं। तो वर्टिकल आपके पास क्यू है, मैंने क्यू लगाया, और हॉरिजॉन्टल जो है आपके पास वी है, एंड क्यू बाई वी इक्वल्स टू व्हाट, कैपेसिटेंस सी। बट बी रिमेंबर, ये बात याद रखो कि द स्लोप ऑफ क्यू वी ग्राफ, क्यू वी का जो ग्राफ है, ये जो मैंने ग्राफ ड्रा किया है, दिस इज नोन एज द क्यू वी ग्राफ। द स्लोप ऑफ क्यू वी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यू वी ग्राफ, वी क्यू नहीं, वी क्यू इनवर्स को शो करता है। मतलब वी ऊपर हो क्यू नीचे हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। मतलब सी जो है वो फिर आपके पास नीचे आएगा और 1 ऊपर होगा, 1/c होगा। तो जब सी को ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये C-1 होगा, जिसको कहते हैं इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस। इसमें कोई मसला तो नहीं है? आ रही बातें समझ में कि नहीं आ रही है? सख्त अल्फाज तो नहीं है? अच्छा चले, सही है, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह सारे अच्छे स्टूडेंट्स हों। तो ये आपके पास क्या है, क्यू वी ग्राफ है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो बताएं? वेरी गुड। चलिए मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, वक्त के पाबंद स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ तक कोई सवाल नहीं था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपके पास एक फार्मूला है V इक्वल्स टू ई डी का फार्मूला, याद है कि नहीं है? वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो है वो निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई डी। इसी तरह से होता है, ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। फिर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स का पता है कि इस प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ के बराबर है, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी क्या है, समझ आ रही कि नहीं? क्लियर है? इसकी भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर टोटल करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। सी मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, वक्त के पाबंद स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, ये आपकी टोटल जो है वो चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हैं। फिर फार्मूलाज पुट करें, इधर उधर शिफ्टिंग मिफ्टिंग सब कुछ करें, आपके पास एक खूबसूरत सा फार्मूला आता है, एंड दैट फार्मूला इक्वल्स टू C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई व्हाट, D। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंपॉर्टेंट फार्मूला इस तरह के सेंस में है कि इस फार्मूले के मुताबिक कैपेसिटेंस डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1, C डिपेंड्स ऑन नंबर 1 किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट्स। अच्छा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, एरिया कौन सा एरिया है, एरिया ये वाला एरिया। मैं चले इधर ज़रा ड्रा करूँ, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, द ओवरलेप्ड एरिया बिटवीन द प्लेट्स। इसको कहते हैं ओवरलेप्ड एरिया, यानी इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखिए ये है और ये है, इसको सरफेस एरिया कहा जाता है। क्या नाम देते हैं इसको? तो जो सरफेस एरिया ओवरलेप्ड होती हैं, देख रहे हो ये ओवरलेप्ड है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, ए से। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया विच इज ओवरलेप्ड। वो सरफेस एरिया जो क्या हो,
अब फॉर एग्जांपल मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है, अगर मैं कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनको ऊपर नीचे करूँ, देखो ज़रा ऐसे करो, अब आप परेशान हो जाएंगे कौन सा एरिया ले लो। तो तब आपने कौन सा एरिया लेना है, देखो ओवरलेप्ड, ये वाला एरिया लेना है जो ओवरलेप्ड हो। ये देख रहे हैं ना कि नहीं देख रहे हैं, ये वाला क्या कहलाता है, ओवरलेप्ड एरिया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, बाय ए। इसको याद रखा करें। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम लोगों ने निकाला कि एरिया, ये आपके पास है सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, बट विच सरफेस एरिया, वेल डन, दिस इज ओवरलेप्ड सरफेस एरिया। तो इसी वजह से बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ वगैरह में आप काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा करें कि प्लेट सामने सामने हैं या ऊपर नीचे हो चुके हैं। तो अगर ऊपर नीचे हो चुके हैं तो उसी के हिसाब से, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक इस तरह है और एक इस तरह है, सो देन टेक एरिया अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। Is it fine? Okay. Next we have the very important one, that is about epsilon naught. जी, epsilon naught means मीडियम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, बल्कि डिपेंड्स ऑन ऊपर लिखा है तो सिंपल मीडियम लिखो, किसा ख़त्म। हम देखेंगे इंशाल्लाह, अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, उसमें ये बात हम ज़ेरे बेस लाएंगे कि मीडियम के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है। मीडियम के ऊपर डिपेंड करने का मतलब, जब कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान ईयर हों तब उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, ज़्यादा चार्जेस स्टोर करेगा, या अगर उनके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रखे तब वो ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करेगा। तो ये अभी हम टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इसको इंशाल्लाह पढ़ना है। तो खैर, दूसरा पॉइंट था कि मीडियम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। द थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वेरी गुड, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, बिटवीन प्लेट्स, वो डिस्टेंस जो किन के दरमियान हो, प्लेट्स के दरमियान हो। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, बाय डी। वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डी के ऊपर। एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, के प्लेट्स के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस। क्या मतलब, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होने की बजाय कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस कम करोगे तो फिर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, वो कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाएगी। इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, ये सिंपल सी बातें हैं, खूबसूरत बातें हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। लेकिन वेरी 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 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, याद रखो, ज़हन में रखो, ज़हनशीन कर लो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अच्छा, ज़हनशीन क्या करना है, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहा मैंने भाई, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के थिकनेस के ऊपर डिपेंड किस तरह से, देखो ये प्लेट है, आप इसकी थिकनेस बढ़ाओ, जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना, मतलब फॉर एग्जांपल दे दें, ये नोटबुक है फॉर एग्जांपल, देखिए ज़रा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी नोटबुक है। तो ये देखिए, ये प्लेट है कैपेसिटर की, आप इसकी थिकनेस बढ़ाएं, मतलब ये प्लेट है, इसकी थिकनेस बढ़ाओ, यहाँ तक करो, दे दीजिए नोटबुक। खैर, तो बैलेंस भी नहीं हो रहा है, बार के मतलब इसको जो है वो इतना ज़्यादा थिकनेस बढ़ाएं तो तब भी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात याद रखिए, अगर आप जितने भी मोटे इतने बड़े ऐसे मोटे प्लेट्स ले लो तो उसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। इसी वजह से जब आप पंखे का कैपेसिटर खोल कर देखेंगे तो 3 शीट्स की तरह जो है वो आपको प्लेट्स नज़र आएंगी, 3 शीट्स, खर जिसको आप लोग कहते हैं। कभी इसको जाके देख ले, किसी दुकान वाले से ले लें। तो खैर, कहने का मकसद ये है, बाज़ औक़ात एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या करता है, वो भी काफ़ी होशियार होता है कि भाई स्टूडेंट तो माशाल्लाह स्टूडेंट होता है, वो जब वक्त के पाबंद स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे देख लेता है कि इधर क्या आया हुआ है, एरिया आया हुआ है। तो यार वो तो कहते हैं कि यार एरिया जो है वो फॉर एग्जांपल थिकनेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या इस तरह से कुछ वो मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कहता है इफ़ द थिकनेस इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 देन द कैपेसिटेंस बिकम्स, तो वो डायरेक्ट लगाते, एक ही सवाल है, डायरेक्ट 4 लगा लेते, हालांकि वो रिमेन्स द सेम होता है। तो इस चीज़ को समझो कि सरफेस एरिया मींस द ओवरलैप्ड एरिया, बस ये चीज़ आप समझें तो सब कुछ आप समझें, ये ना समझें तो सब कुछ मतलब आप समझ नहीं गए होंगे। सॉरी बच्चे, हाँ वो लाजमी सी बात, उसको
ऊपर नीचे करोगे फिर तो लाजमी वो एरिया के साथ रिलेटेड है। AD फिर उसका वॉल्यूम बन जाता है, फिर लाजमी बात है वो डिपेंड करेगा, सही है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे ऊपर करोगे। बट बी रिमेंबर, यहाँ पे जो ये रिजल्ट निकाला गया है, दिस इज़ फॉर इनफाइनाइट शीट्स। ये किस चीज़ के लिए है? क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूज़ करते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या 2 पैरेलल प्लेट्स के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली फॉर इनफाइनाइट शीट। मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था। इसी वजह से कैपेसिटर को जब आप खोल कर देखेंगे तो उस मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रोल किया गया है, आप उसको खोले काफ़ी ज़्यादा लंबे प्लेट्स बन जाते हैं। क्यों? ताकि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, उसकी कैपेसिटेंस अच्छी खासी हो, वो अच्छे से अच्छे चार्जेस को स्टोर कर सके। सही बेटो बच्चे क्या कर? हाँ सही नहीं। अच्छा इसमें कोई मसला तो नहीं है? यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। क्लियर मेरा अच्छे स्टूडेंट? तो इन पॉइंट्स को कैसे याद रखना है? इन पॉइंट्स को ऐसे याद रखना है जिस तरह से आप मेरे बातें याद रखते हैं टाइम के हवाले से। क्लियर? तो बिल्कुल इस तरह से याद रखें। चले खैर बार के, तो जल्दी जल्दी करें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। वो पढ़ते हैं इसको, क्या नाम देते हैं उसको? आज तो दिल चाह रहा है कि उल्टी हाथ से लिखो, लेकिन चले सीधे हाथ से लिखते हैं। مسير بقف ولا كبير لك شا بيروان هو نمبر دورور غير لك electric polarization of करीदम सैगान غير لك of dielectric। अच्छा देखिए ज़रा इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है। इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, बजाय इसके कि मैं इस पे मतलब अपना ज़्यादा टाइम जो है इस चीज़ पे गुजारूं, इससे बेहतर है कि आप लोग इस चीज़ को पहले से ले चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई से 2 प्लेट्स हों, कंसिडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, सही है? कोई मसला तो नहीं इसमें। आपने एक इंसुलेटर चूज़ किया, मटेरियल्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होते हैं, जिस तरह से कंडक्टर, जिस तरह से इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इस तरह के मटेरियल्स होते हैं। तो जो आपके पास कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? थोड़ी सी भी एनर्जी उनको मिले तो वो क्या हो जाते हैं? एटम से बाहर चले जाते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ी सी एनर्जी उनको मिले, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे, या रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाते हैं? एटम को छोड़ के चले जाते हैं। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? तो इसको हम लोग कंडक्टर का नाम देते हैं। लेकिन इंसुलेटर की अगर आप बात करें तो इंसुलेटर वो ऐसे कोई आम आम चीज़ नहीं है। इंसुलेटर जो है उस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, एट सम सर्टन कंडीशंस। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? उनसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। अब सवाल यह है कि उनसे जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे तब उनका होगा क्या? तब उनका क्या बनेगा आखिर? तो सवाल का जवाब ये है कि जब आप किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखते हैं, कोई कागज़ है, कोई पेज है, आपने उसको यहाँ पे रखा प्लेट्स के दरमियान, ओनली द न्यूक्लियस मीन्स द पॉजिटिव पोर्शन एंड द नेगेटिव पोर्शन दैट गेट डिस्प्लेस्ड, वो सिर्फ क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेस हो जाते हैं। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज द पोलराइजेशन of what? Polarization of the dielectric means insulator. Why dielectric? Because 2 poles are produced which are known as the dipoles, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डाइपोल्स। मतलब इनिशियली इस तरह से था इंसुलेटर, ये पॉजिटिव थे और इधर नेगेटिव चार्जेस से, मतलब वो शेल्स में सब कुछ बना लो। जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये इसी तरह से स्फेरिकल नहीं होगा, बल्कि कैसे हो जाएगा? इस तरह से शेप इसकी बन जाएगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, इस तरफ आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी सिचुएशन होगा, तो इधर पॉजिटिव आएगा और इधर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है वो आपके पास होगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड देके इस तरफ है, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिस इज ई, वेल डन, दिस इज ई ऑफ द प्लेट्स। ये ई है किसकी? प्लेट्स की। और एक डाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये देखो, ये वेल डन, शाबाश, अपोजिट है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको रिप्रेजेंट करते ई डाई इलेक्ट्रिक।
ED से मैंने रिप्रेजेंट किया, आपको शायद थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अब मुझे बताएं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी या इंक्रीज? क्यों? वेल डन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर की जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तब उसका रिजल्टेंट क्या आता है? कम आता है, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे? E ऑफ द प्लेट्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, जो भी आप इसको नाम देते हैं, एक ही चीज़, इसमें कोई मसला तो नहीं है। सो इट मीन्स आप लोगों ने मुझे यहाँ से चंद पॉइंट्स बताए हैं। पॉइंट नंबर 1 आप लोगों ने बताया, क्या पॉइंट बताया? कि E जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। यार मैं डिक्रीज का लफ्ज़ नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। आगे बात समझ में? E क्या हुआ? डिक्रीज। सही है, कोई इशू तो इसमें नहीं है। चार्जेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? माशाल्लाह, कुछ अलग है भाई, सैंडल मेंडल कोई लाया करो। चार्जेस किधर से इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं नाले को? चार्जेस तो वही हैं। चार्जेस इंक्रीज होने का तो ये मतलब है कि यहाँ पे 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16 हो जाए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? सो इट मीन्स यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी आया कि क्यू सेम है। क्यू क्या है? सेम। क्यू बिल्कुल भी तब्दील नहीं हो रहा है, अनचेंज्ड। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अच्छा, ये पॉइंट समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो भी कम होगा सर। हाँ गौरव, वेल डन, शाबाश। देखिए ज़रा, मैं रीज़न इधर लिखता हूँ और मेन पॉइंट इधर लिखूंगा। V इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर है? ED के बराबर है। इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, डिस्टेंस। अब देखिए हम डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। देखो पहले प्लेट यहाँ पे इतने फासले पे थे, फिर जब डायरेक्ट्रिक रखा, एक उधर रखा, एक उधर रखा, ऐसे क्या करी क्या? तो फिर कैसे वेरी कर रहे हैं? अच्छा फिक्स्ड है, फिर सही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम हुआ, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? E, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. सो इट मीन्स इफ V डिक्रीजेज, सो V विल आल्सो डिक्रीज। तो यहाँ से V क्या हो जाएगा बच्चों? शाबाश, डिक्रीज हो जाएगा। कोई मसला तो इसमें नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये चीज़ MCQs के पॉइंट्स है बस। अब मेरा आपसे सवाल है, E डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ? अच्छा, E डिक्रीज हुआ ना बच्चों? अच्छा, कितना डिक्रीज हुआ? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, तो कोई सी बात नहीं है। चले मैं आपको हिंट दे दूँ। न्यूटन लखा से आ गया। कुलम्स लॉ में आपको पढ़ा चुका था कि कुलम्स फोर्स के दरमियान जब डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो वो डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज हो जाती है? वेल डन। तो इस यहाँ पर क्यों आपकी बोलती बंद हो जाती है भाई? हाँ तो बोलो ना कि यहाँ पे E डिक्रीज हुई। कितनी डिक्रीज हुई भाई? अब फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर ना, डाइलेक्ट्रिक रखा है तभी तो डिक्रीज हुआ यार। आ रही ना बात समझ में? क्या नहीं आ रही है? तो गल समझा करो। तो ये हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे E, कौन सा E? कौन सा E इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बच्चों इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय व्हाट? एप्सिलॉन आर। व्हाट इज E? E ऑफ द प्लेट्स, मतलब कोई इंसुलेटर नहीं रखा था, कोई डायलेक्ट्रिक नहीं था। जैसे डायलेक्ट्रिक रखा वही फील्ड क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कितने फैक्टर से? एप्सिलॉन आर। अच्छा, वोल्टेज कम हो जाएंगे ना, किस फैक्टर से कम हो जाएंगे बच्चे? समझ नहीं है? अच्छा सही, कितने फैक्टर से कम हो जाएगी वोल्टेज? ना, ये आप लोग क्यों चुप हो जाते हो यार? ये बता दिया, वो नहीं बता रहे हो। ओ भाई, जितना यहाँ पे ये जिस तरह से ये फैक्टर बाय एप्सिलॉन आर डिक्रीज हुआ ना, वो भी तो एप्सिलॉन आर की ई फैक्टर से डिक्रीज होगा। सही ना? तो इसको बता देते यार। तो मैं क्या कह रहा हूँ? डाइलेक्ट्रिक इक्वल्स टू E डिवाइडेड, सॉरी E किधर से आ गया? V डिवाइडेड बाय व्हाट? एप्सिलॉन। ये पॉइंट समझ आए कि नहीं है? इसमें कोई इशू तो नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी होते हैं इन टॉपिक्स में। नंबर 1 क्यू किस तरह से होता है, मतलब चार्ज वगैरह। नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, और नंबर 3 आपके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है या आपके पास वोल्टेज है। इसके अलावा कोई पॉइंट आपके ज़हन में तो बताएं? नहीं है। लेकिन अगेन लेकिन, बट, लेकिन मीन्स बट बताओ ये केस कब वैलिड है?
सही है, चलें, वेल डन, शाबाश बच्चे, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। क्या करें, शौफ तो करना पड़ेगा कैमरे के सामने। तो जी हकीकत कुछ और होता है। जी बताएं भाई। मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, दिस सिचुएशन ओनली होल्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी। बैटरी के गैर मौजूदगी में ये वैलिड होता है। बैटरी देख रहे हो, कोई कनेक्शन है? नो कनेक्शन इज। सो बी रिमेंबर, वी आर टॉकिंग, बताओ, वी आर विदाउट बैटरी। इसमें कोई मसला तो नहीं है? चले बच्चों, चार्ज बच्चे, चार्जेस स्टोर कर, जिस तरह से कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता नहीं है, इसी तरह से कि उसने चार्जेस वगैरह स्टोर के बैटरी की डिस्कनेक्शन हो चुकी है। अब ज़रा देखें हम क्या करते हैं, इन्हीं प्लेट्स के ऊपर क्या अप्लाई कर लेते हैं? वोल्टेज। अब ज़रा देखो, मैं बिल्कुल है तो पहला वाला सिचुएशन ड्रा कर रहा हूँ, और ये चीज़ बस मुझे ड्रा करने की थोड़ा ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं है। माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा देखिए ज़रा, आपने इसके साथ किसको अटैच किया? बैटरी सोर्स को अटैच किया। अटैच करने के बाद मज़ीद चार्जेस ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। पहले अगर 3 पॉजिटिव थे, तो अब बैटरी के अटैच करने से देखिए पॉजिटिव की तादाद भी बढ़ जाएगी, और साथ में तो जितनी पॉजिटिव इंक्रीज़ होते जाएंगे उतनी क्या इंक्रीज़ होते जाएंगे? नेगेटिव। कब तक?